हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं ऑन फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न या फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर का हम इलस्ट्रेशन 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ खंडेवाल एंटरप्राइजेस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। तो हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो एज यूजुअल स्टेप 1 हम पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट रेडी करेंगे। तो मैं पहले पेज पर आ रहा हूं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ खांडवाला एंटरप्राइजेस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो जो डिटेल्स है ऊपर के वो एज पर द क्वेश्चन है कि किसके लिए हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड डेट जो उन्होंने ट्रायल बैलेंस की दी हुई है 31 मार्च 2018 वही डेट मैंने लिखी कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। एंड फर्स्ट पेज पर मैंने ऊपर का हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट एंड नीचे का हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ किया। ऑन द सेकंड पेज में ड्रॉ कर रहा हूं बैलेंस शीट। दिस इज माय बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट को हमेशा लिखते वक्त लिखना है एज ऑन। एज ऑन मींस बैलेंस शीट का जो वैलिडिटी है वो केवल उस एक दिन के लिए है, क्योंकि ऑन द नेक्स्ट डे बैलेंस शीट की वैल्यूज चेंज हो सकती है, कैश की वैल्यू चेंज हो सकती है, डेटर्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो बैलेंस शीट इज ऑलवेज टर्म्ड एज ऑन। एज ऑन मींस ऑन दैट स्पेसिफिक डे, उस स्पेसिफिक दिन की ये बैलेंस शीट है, दैट्स व्हाई वी राइट एज ऑन। बट ऑन द अदर हैंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ समरी कि पूरे साल में क्या किया। तो फॉर द ईयर एंडेड कि एट द एंड ऑफ 31st मार्च व्हाट इज आवर पोजीशन एंड ऑन 31st मार्च व्हाट इज आवर बैलेंस शीट। ये बेसिकली इन दोनों डेट्स का डिफरेंस है। दोनों तरफ हमने 31 मार्च 18 लिखा है, बट ट्रेडिंग को हमने लिखा है फॉर द ईयर एंडेड कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमने एक्टिविटीज की उस पूरे साल का लेखा जोखा इज इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट इज फॉर दैट पर्टिकुलर डेट। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि एज ऑन 31 मार्च 2018 कि एज ऑन एंड फॉर द ईयर एंडेड। तो ये बेसिक डिफरेंस भी याद रखो कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहना है फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट को कहना है एज ऑन, राइट। तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब फॉर्मेट रेडी होने के बाद हम क्या करते हैं कि हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं एंड ट्रायल बैलेंस पर टिक मार्क करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक एडजस्टमेंट डिस्प्ले करूंगा एंड उसके हिसाब से ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पर जहां जरूरत है या जिस आइटम पर जरूरत है उस पर टिक मार्क करूंगा। तो एडजस्टमेंट 1 के हिसाब से उन्होंने कहा है क्लोजिंग स्टॉक इज 17,250। तो एज यूजुअल क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए कहीं पर टिक मार्क करने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट, वो हम डबल इफेक्ट डायरेक्टली देते हैं, ना कहीं पर ऐड करते हैं ना कहीं पर सबट्रैक्ट करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक एज यूजुअल हमने लास्ट 3 सम्स में सॉल्व किए, इस बार भी है। फिर दूसरी एडजस्टमेंट उन्होंने कहा है रेंट ₹4,000 हैज बीन प्रीपेड। तो प्रीपेड हमने लास्ट 2 एग्जांपल्स में सॉल्व किया, तो उसी तरह से फिर से प्रीपेड की एडजस्टमेंट आई। बट क्या प्रीपेड है? रेंट। तो चेक करो आपके ट्रायल बैलेंस में कहीं पर रेंट है क्या? तो यस मुझे दिख रहा है रेंट एंड टैक्सेस, तो पुट टिक मार्क ऑन रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस इज प्रीपेड, या सिंपली रेंट इज प्रीपेड एज पर एडजस्टमेंट 2। फिर एडजस्टमेंट 3 उन्होंने कहा है प्रोवाइड 2% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स। इट वाज रियलाइज्ड दैट आवर डेटर वर्थ ₹1,000 प्रोवाइड या प्रूव्ड टू बी बैड एंड हैज टू बी रिटन ऑफ। तो यहां पर फिर से कल वाला एडजस्टमेंट इलस्ट्रेशन 3 में जो पहला एडजस्टमेंट उन्होंने कहा था कि बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी प्रोवाइड करो, वैसे ही इस एडजस्टमेंट में 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इज 2% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स एंड दूसरा हिस्सा इज बैड डेब्ट्स। तो फिर से यहां पर 2 एडजस्टमेंट लाइक सेम लाइक यस्टरडेज क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन 3, सिर्फ यहां पर पूछने का सीक्वेंस ऊपर नीचे कि वो पहले कह रहे हैं कि 2% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स बनाओ एंड डेटर्स में से 1,000 प्रूव टू बी बैड। डेटर्स में से मतलब जिनसे हमें पैसा आना है, वसूल करना है, उनमें से 1,000 प्रूव टू बी बैड, मतलब 1,000 बैड डेब्ट्स है। तो यस्टरडे जैसा ही, कल जैसा ही यहां पर आरडीडी भी है एंड बैड डेब्ट्स भी है। तो आरडीडी एंड बैड डेब्ट्स हमें किस में एडजस्ट करने होते हैं? तो डेटर्स पर एडजस्ट करने होते हैं कि बैड डेब्ट्स मतलब डेटर्स कम हुए, डेटर्स से सबट्रैक्ट करो। आरडीडी मतलब इतना पैसा और डूब सकता है, तो डेटर्स से सबट्रैक्ट करो। तो बेसिकली आरडीडी एंड बैड डेब्ट्स आपको जब भी दिखेगा हम क्वेश्चन में चेक करेंगे कि क्या देयर आर एनी डेटर्स, होनी चाहिए तभी तो ये एडजस्टमेंट है। तो कैन यू सी डेटर्स, नीचे से तीसरा आइटम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है, तो डेटर्स पर गिव 2 टिक मार्क्स। मैं डेटर्स पे 2 टिक मार्क दे रहा हूं फॉर बैड डेब्ट्स एंड फॉर आरडीडी। मुझे 2 एडजस्टमेंट डेटर्स पे सॉल्व करनी है, इसलिए मैंने डेटर्स पे 2 टिक मार्क दी, राइट। तो ये 2 टिक मार्क हुए डेटर्स पर फॉर दिस एडजस्टमेंट। बट जब भी बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी वाला एडजस्टमेंट आएगा तो फिर से आपको ट्रायल बैलेंस में ये चेक करना है कि ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से ही कुछ बैड डेब्ट्स
है क्या, कि ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी कुछ बैड डेब्ट्स है क्या, दैट आई हैव टू चेक। तो अगर आप ऊपर से नीचे देखोगे तो यस आई कैन सी बैड डेब्ट्स, तो इस बैड डेब्ट्स पर यू हैव टू गिव हैशटैग। हैशटैग मींस व्हाट, कि जब हम एडजस्टमेंट 3 सॉल्व करेंगे, इस सॉल्व या जब एडजस्टमेंट 3 का सॉल्व या सॉल्यूशन बनाते वक्त जब हम एडजस्टमेंट 3 सॉल्व करेंगे तब बैड डेब्ट्स को कंसीडर करेंगे। बीच में बैड डेब्ट्स का पोस्टिंग हम पेंडिंग रखेंगे, हम बैड डेब्ट्स सॉल्व करेंगे विद एडजस्टमेंट नंबर 3। एंड उसी प्रकार इस एडजस्टमेंट में अगला पार्ट है कि रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स बनाओ, यानी कि आरडीडी क्रिएट करो। तो फिर से क्वेश्चन में चेक करो कि पहले से ही क्या कोई आरडीडी है क्या, तो आंसर इज यस, बैड डेब्ट्स की नेक्स्ट आइटम ही है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। तो जो एडजस्टमेंट वाला रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स है वो तो है ही साथ ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में भी रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स है, तो इस रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स पे भी हैशटैग दे दो, ताकि जब हम एडजस्टमेंट 3 सॉल्व करें, इस एडजस्टमेंट 3 के साथ हम बैड डेब्ट्स एंड रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स साथ में सॉल्व करेंगे। हैशटैग मतलब इन्हें हमें अभी पोस्ट नहीं करना है, कि जब अगली स्टेप में हम ट्रायल बैलेंस के आइटम पोस्ट करेंगे तो ये 2 आइटम्स पोस्ट नहीं करना है, इन्हें पेंडिंग रखना है फॉर पोस्टिंग। तो मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट 3 के लिए पहले डेब्ट्स पे 2 टिक मार्क दिया, बैड डेब्ट्स पे हैशटैग दिया, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स पर हैशटैग दिया, ताकि जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब इन सब का उपयोग हम करेंगे। तो अभी के लिए बस मार्किंग करो, डेब्ट्स पे 2 टिक मार्क, बैड डेब्ट्स पे हैशटैग, आरडीडी पर हैशटैग। तो ये हुआ एडजस्टमेंट 3। एडजस्टमेंट 3 के बाद एडजस्टमेंट 4, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 7.5% ऑन मशीनरी एंड 15% ऑन फर्नीचर। सिंपल सा एडजस्टमेंट है कि मशीनरी को डेप्रिसिएट करो, फर्नीचर को डेप्रिसिएट करो। तो चेक करो हमारे पास मशीनरी फर्नीचर में से दोनों है क्या, तो आंसर इज यस, हमारे पास मशीनरी है तो मशीनरी पे पुट अ टिक मार्क, उसके ऊपर हमारे पास फर्नीचर भी है तो फर्नीचर पे भी पुट अ टिक मार्क। तो मशीनरी एंड फर्नीचर दोनों को डेप्रिसिएट करना है, सिंपल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, क्रिएट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट 3%। तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, उन्होंने सिंपली कहा है कि क्रेडिटर्स पर डिस्काउंट क्रिएट करो। तो वेयर आर माय क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में दिख रहा है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, यस और नो, तो पुट अ टिक मार्क ऑन क्रेडिटर्स। तो एक टिक मार्क दे दो क्रेडिटर्स पर, कि क्रेडिटर्स पर हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। मतलब क्या, एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त देखते हैं। तो ये हुई हमारी 5वीं एडजस्टमेंट एंड लास्ट एडजस्टमेंट। तो हमने 5 एडजस्टमेंट्स पढ़े, उनके लिए हमने ट्रायल बैलेंस पर नेसेसरी टिक मार्क्स दिए। तो इतना टिक मार्क सबके पास होना चाहिए। रेंट एंड टैक्सेस पर एक टिक मार्क, बैड डेब्ट्स पे हैशटैग, आरडीडी पे हैशटैग, डेटर्स पे 2 टिक मार्क्स, क्रेडिटर्स पे 1 टिक मार्क, फर्नीचर पर 1 टिक मार्क एंड मशीनरी पे 1 टिक मार्क। तो ऐसे सबके टिक मार्क्स होने चाहिए पोस्टिंग स्टार्ट करने से पहले। तो एज पर स्टेप 2 हमने क्या किया, एडजस्टमेंट्स पढ़ा एंड एडजस्टमेंट्स के हिसाब से हमने ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पर टिक मार्क किया। तो ये हुआ स्टेप 2। अब स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है कि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स उठाओ एंड आपने जो बनाया हुआ फॉर्मेट है उसमें पोस्ट करो। तो मैं ट्रायल बैलेंस लेके आ रहा हूँ साइड में एंड ये हमारा फॉर्मेट है। लेकिन पोस्टिंग शुरू करने से पहले देखो मैंने 4 आइटम्स पहले से लिख के रखे, कौन से, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। कि ट्रायल बैलेंस से कोई भी आइटम उठा के पोस्ट करने से पहले ये 4 आइटम्स लिखा करो, ताकि ये मिस ना हो, इनकी जगह चेंज ना हो। तो फर्स्ट आइटम ट्रेडिंग डेबिट ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, आप जब फॉर्मेट रेडी करोगे, फॉर्मेट रेडी करोगे तो फॉर्मेट के वक्त ही इन्हें लिखा करो, राइट, कि बाद में ये मिस ना हो। तो अब हम करते हैं पोस्टिंग की शुरुआत, कि मैं ट्रायल बैलेंस का हर एक आइटम पढ़ूंगा, उसे उठा के फॉर्मेट में पोस्ट करूंगा। तो माय फर्स्ट आइटम इन द ट्रायल बैलेंस इज कैपिटल ₹55,000। तो सिंपल कैपिटल हमेशा उठाना है एंड लायबिलिटी में लिखना है ऑन द फर्स्ट लाइन। तो मैं फर्स्ट लाइन पर लिख रहा हूँ कैपिटल, बट ऑलवेज इनर कॉलम में 55,000। कैपिटल पर टिक मार्क हो या ना हो, कैपिटल को हमेशा इनर कॉलम में ही रिकॉर्ड करना है। कैपिटल के बाद अगला आइटम इज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स एज यूजुअल कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होगा। कैपिटल मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, ड्राइंग्स मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसे निकाले। तो कैपिटल में से हमेशा ड्राइंग्स सब्ट्रैक्ट होगा। जो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इलस्ट्रेशन में किया था वही हम फोर्थ इलस्ट्रेशन में कर रहे हैं, कि कैपिटल जाएगा लायबिलिटी में एंड अगर ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स को आपको कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करना है। तो नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूँ माइनस ड्राइंग्स 3000 एंड 55,000 माइनस 3000, टोटल में नीचे लिखूंगा 52,000। कैपिटल के टोटल हम आउटर कॉलम में एट द एंड जब हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा तब लेके जाएंगे, अभी नहीं लिखना है। अभी ड्राइंग्स माइनस करो एंड टोटल नीचे दैट इज इनर कॉलम में ही अंदर ही लिखना है। इज दिस क्लियर? तो ये हमारा कैपिटल एंड ड्राइंग्स हुआ। उसके बाद अगला आइटम इज ओपनिंग स्टॉक। तो वेरी सिंपल, नो मोर डिस्कशन नीडेड। तो ओपनिंग स्टॉक उठाओ, ट्रेडिंग के डेबिट में फर्स्ट लाइन पर लिखो 16,400। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक के बाद अगला आइटम है परचेसेस। तो जब भी परचेसेस आएगा आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इज देयर एनी परचेस रिटर्न। तो ट्रायल बैलेंस को आप ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन करो, आपको परचेस रिटर्न दिख रहा है क्या? आंसर इज नो। वहां पर एक आइटम है कॉल्ड रिटर्न। सेल्स के बाद देयर इज आइटम कॉल्ड रिटर्न, बट वो रिटर्न को डेबिट बैलेंस है,
रिटर्न को कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में चेक करो, देयर इज अ आइटम कॉल्ड रिटर्न्स बट इट इज गिवन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो डेबिट का मतलब है दैट इज सेल्स रिटर्न। इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर परचेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न हैज टू बी ऑन क्रेडिट, ऑपोजिट होना चाहिए। परचेसेस अभी कहां पर है? डेबिट में है ना, तो परचेस रिटर्न हैज टू बी ऑन क्रेडिट। तो इज देयर एनी रिटर्न्स गिवन ऑन द क्रेडिट साइड? दैट आई हैव चेक कि परचेसेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न हैज टू बी क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में क्या कोई रिटर्न्स की वैल्यू है क्या? आंसर इज नो। सो देयर इज नो परचेस रिटर्न गिवन। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, परचेसेस की वैल्यू उठाऊंगा एंड ट्रेडिंग अकाउंट में परचेसेस के सामने आउटर कॉलम में लिखूंगा 31,100। कितना है मेरा परचेसेस? 31,100। तो ये परचेसेस का पोस्टिंग हुआ। परचेसेस के बाद अगला आइटम इज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो वेरी क्लियरली उन्होंने नाम में ही बताया कि इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो फॉर्मेट इनिशियली मैंने आपको दिया था कि ट्रेडिंग के डेबिट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं विच आर रिलेटेड टू परचेस, प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री के खर्चे। तो उन्होंने नाम में ही बोला कि दिस इज डायरेक्ट खर्चा, मतलब वो कहां आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। यस और नो? ट्रेडिंग के डेबिट में जो हम खर्चे लिखते हैं उन्हीं को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। वेरी क्लियर लिखा है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उठाओ ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,500। कोई टिक मार्क नहीं है, कुछ नहीं, तो मैं उसे सिंपली आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। सो ये हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद अगला आइटम दिया उन्होंने सेल्स। तो सेल्स जाएगा ऑन द ट्रेडिंग क्रेडिट, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, बस वैल्यू लिखनी है। बट सेल्स लिखने से पहले आई हैव टू चेक इज देयर एनी सेल्स रिटर्न। तो आंसर इज यस। सेल्स के नीचे ही उन्होंने दिया आपको रिटर्न 1,980। देखो सेल्स की वैल्यू इज ऑन द क्रेडिट साइड 50,000 एंड रिटर्न की वैल्यू इज ऑन द डेबिट साइड 1,980। तो सेल्स अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न हैज टू बी ऑपोजिट ऑफ इट, दैट इज डेबिट। तो सेल्स 50,000 क्रेडिट है, सेल्स रिटर्न 1,980 डेबिट है। तो जो डेबिट में रिटर्न है दैट इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न, जो हमें सेल्स से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, सेल्स की वैल्यू लिख रहा हूँ 50,000 एंड उससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट लाइन पर माइनस सेल्स रिटर्न 1,980। तो माय नेट सेल्स टू आउटर कॉलम इज 48,020। 50,000 सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 1,980, 48,020 माय नेट सेल्स, ये फाइनल सेल्स की वैल्यू बाहर आ गई। तो सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। उसके बाद इज रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट एंड टैक्सेस है बट ये स्पेसिफिकली नहीं बताया कि ये फैक्ट्री का रेंट है या नहीं, तो ये हमारे लिए बन गया इनडायरेक्ट खर्चा। ये फैक्ट्री का खर्चा नहीं है तो वो ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। जो खर्चे फैक्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो हम ट्रेडिंग में लिखते हैं। तो ये रेंट एंड टैक्सेस है बट ये स्पेसिफिकली नहीं कहा है कि ये फैक्ट्री का रेंट है, तो उसे हम उठाएंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। बट टिक मार्क है तो अंदर लिखेंगे। तो मैं रेंट एंड टैक्सेस उठा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूँ टू रेंट एंड टैक्सेस, इनर कॉलम में 6,000, लीव वन लाइन, पुट एरो। देयर इज एडजस्टमेंट ऑन रेंट एंड टैक्सेस। तो मैंने लाइन छोड़ा एंड एरो किया। हमेशा जो पहली लाइन है P&L की वो ब्लैंक रखा करो, क्योंकि आगे ऊपर से हमें ग्रॉस लॉस भी मिल सकता है या ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो जो फर्स्ट लाइन है, जैसे कि देखो रेंट एंड टैक्सेस की ऊपर की लाइन मैंने ब्लैंक छोड़ी एंड फिर रेंट एंड टैक्सेस लिखा। तो फर्स्ट लाइन हमेशा ब्लैंक रखा करो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो रेंट एंड टैक्सेस हो गया। उसके बाद अगला आइटम है बैड डेब्ट्स, बट बैड डेब्ट्स पे हमने हैशटैग मार्क किया। हैशटैग मतलब इसे हम अभी पेंडिंग रखेंगे, एडजस्टमेंट के वक्त इसे देखते करना क्या है। तो जब हम बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी की एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब ये हैशटैग वाला एडजस्टमेंट हम कंसिडर करते हैं, ये हैशटैग वाला आइटम हम कंसिडर करते हैं। तो इसे पेंडिंग रखो। फिर अगला आइटम है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, उस पर भी हैशटैग है तो इसे पेंडिंग रखो। हैशटैग मतलब कीप इट पेंडिंग, सॉल्व इट विद एडजस्टमेंट। हैशटैग का मतलब क्या है कि अभी उसे लिखना नहीं है, उसे हम जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब देखते करना क्या है। तो ये दोनों आइटम्स पेंडिंग रखो। नेक्स्ट आइटम इज डिस्काउंट। कौन सी तरफ दिया हुआ डिस्काउंट है? डेबिट में। तो अगर आपको याद है हमने लास्ट सम्स में देखा था डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट डेबिट में है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, बीइंग माय लॉस, कि हमने सामने वाले पार्टीज को डिस्काउंट ऑफर किया, मेरा नुकसान है, तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। अगर डिस्काउंट क्रेडिट में होता तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाता। एज सिंपल एज दैट। डेबिट दी एक्सपेंसेस प्रिंसिपल पर, डिस्काउंट डेबिट में तो P&L के डेबिट में जाएगा। एंड अगर डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो ये डिस्काउंट इज गिवन ऑन द डेबिट साइड, तो मैं इसे उठा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख रहा हूं टू डिस्काउंट 2,375, कि मुझे डिस्काउंट की वजह से 2,375 का नुकसान हुआ। तो दिस इज माय डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद अगला आइटम इज कमीशन रिसीव्ड। कमीशन मिला, तो वेरी क्लियर लिखा है कि कमीशन मिला, तो कमीशन मिला इज नथिंग बट माय इनकम। तो एनी इनकम
एनी इनकम अपार्ट फ्रॉम सेल्स, सेल्स के अलावा अगर आपका कोई भी इनकम है तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। एनी इनकम रिसीव्ड इज योर इनकम, दैट इज फायदा है, तो कोई भी फायदा कोई भी इनकम जो सेल्स के अलावा है, सेल्स छोड़ के आपका कोई भी फायदा कोई भी इनकम है, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट कहता है रिकॉर्ड ऑल इनकम एक्सेप्ट सेल्स, सेल्स के अलावा सारे इनकम वेलकम है कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो कमीशन रिसीव्ड को मैं उठाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में पोस्ट करूंगा, बाय कमीशन रिसीव्ड 255, तो कमीशन रिसीव्ड हो गया। कमीशन रिसीव्ड के बाद अगला आइटम इज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बट दोनों की वैल्यू अलग अलग है। ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, डेटर इज माय एसेट जिनसे मुझे पैसा आना है, एंड क्रेडिटर इज माय लायबिलिटी जिन्हें मुझे पैसा देना है। तो देना मतलब लायबिलिटी, आना मतलब एसेट। तो मैं सिंपली डेटर्स को उठा रहा हूं एंड अपने बैलेंस शीट में एसेट्स में पोस्ट कर रहा हूं। डेटर्स इनर कॉलम में 20,250, लीव 3 लाइन्स, पुट अ एरो। नाउ व्हाई 3 लाइन्स, क्योंकि डेटर्स पे 2 टिक मार्क है, 2 टिक मार्क्स के लिए यू नीड टू लीव 3 लाइन्स, राइट। तो डेटर्स मैंने अंदर लिखा, 3 लाइन छोड़ के एरो मार्क किया या लाइन ड्रॉ की, तो जो 3 लाइन ब्लैंक छोड़ी दैट आर फॉर एडजस्टमेंट्स। डेटर्स के साथ साथ अगला आइटम है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स इज माय लायबिलिटी, तो क्रेडिटर्स को मैं उठाऊंगा एंड लायबिलिटी में पोस्ट करूंगा। तो लायबिलिटी में मैं लिख रहा हूं क्रेडिटर्स, इनर कॉलम में 18,500, क्योंकि क्रेडिटर्स पे भी देयर इज अ टिक मार्क, एक टिक मार्क है इसलिए मैंने एक लाइन छोड़ा एंड एरो किया, राइट। तो डेटर्स चला गया एसेट्स में, क्रेडिटर्स चला गया लायबिलिटी में। नेक्स्ट आइटम इज फर्नीचर, तो फर्नीचर इज वेरी सिंपल, फर्नीचर इज माय बिलोंगिंग, माय प्रॉपर्टी, माय एसेट। तो फर्नीचर को मैं उठाऊंगा एंड एसेट्स में पोस्ट करूंगा, बट एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, मैं लिख रहा हूं फर्नीचर, इनर कॉलम में 6,000, एक लाइन छोड़ के पुट एरो। तो फर्नीचर हो गया। फर्नीचर के बाद अगला आइटम इज मशीनरी, अगेन मशीनरी इज माय बिलोंगिंग प्रॉपर्टी, उसे भी मैं उठा रहा हूं, एसेट्स में लिख रहा हूं मशीनरी ₹12,000, एक लाइन छोड़ के पुट एरो। तो मशीनरी फर्नीचर दोनों मेरे लिए एसेट है। मशीनरी के बाद अगला आइटम इज गुडविल, क्या है अगला आइटम, गुडविल। तो गुडविल इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग ऑफ अ बिजनेस, गुडविल भी बिजनेस का बिलोंगिंग है, प्रॉपर्टी है। नो व्हाट इज मीन बाय गुडविल, तो गुडविल इज नथिंग बट द रेपुटेशन, द ब्रांड वैल्यू ऑफ बिजनेस, यस और नो। कि अगर से मान लो मैं पिछले 10-15 सालों से बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरा एक फिक्स लोकेशन कि मैं 15 सालों से वहां पर दुकान सेटअप करके बैठा हूं, तो आजू बाजू के लोगों को पता है कि अगर हमें ये कुछ आइटम खरीदने, जैसे मेरे कपड़े की दुकान है, तो अगर उनको कपड़ा खरीदना है तो वो मेरे दुकान में आते हैं। सो there is certain brand value, there is certain goodwill of my business, yes or no। तो goodwill is nothing but the reputation, brand value of that business। आप जब reputation को, brand value को money में calculate करते हो तो उसे goodwill कहा जाता है। तो goodwill is nothing but my belonging, my property, my asset। but goodwill is a kind of intangible asset। goodwill किस प्रकार की asset है, goodwill asset है, property है, goodwill हम assets में लिखेंगे, but goodwill is a kind of intangible asset। intangible asset मतलब जिसे आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, राइट, जो विजिबल नहीं है, जैसे कि गाड़ी, मशीनरी, फर्नीचर आर विजिबल, सो उन्हें टेंजिबल एसेट कहा जाता है। फर्नीचर इज टेंजिबल एसेट, मशीनरी इज टेंजिबल एसेट, की यू कैन सी देम, टच देम, यू कैन फील देम, बट गुडविल कैन नॉट बी सीन, गुडविल इज इनविजिबल बट स्टिल इट इज योर प्रॉपर्टी। तो वो एसेट तो है बट वो किस प्रकार का एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। एंड फर्नीचर, मशीनरी ऑन द अदर हैंड किस प्रकार का एसेट है, टेंजिबल एसेट है। तो ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटेंजिबल एंड टेंजिबल, बट है क्या गुडविल, एसेट ही है। तो मैं गुडविल को उठा के एसेट्स में लिखूंगा, बट ऑन दी फर्स्ट लाइन, तो मैं फर्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं गुडविल, आउटर कॉलम में 7,500। तो कीप इट इन माइंड कि अगर गुडविल क्वेश्चन में है तो उसे एसेट्स में ट्राई टू राइट इट ऑन दी फर्स्ट लाइन। गुडविल हमेशा एसेट्स के पहले लाइन पर लिखने की कोशिश करो। अगर लाइन है आपके पास ब्लैंक एसेट्स में पहली लाइन, तो गुडविल वहां पर लिखो, नहीं तो नीचे भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट ट्राई टू राइट गुडविल ऑन द फर्स्ट लाइन, राइट। सो गुडविल जाएगा एसेट्स में, गुडविल इज माय ब्रांड वैल्यू, माय रेपुटेशन, माय प्रॉपर्टी। तो गुडविल को मैंने एसेट्स में लिख लिया, तो गुडविल हो गया। गुडविल के बाद अगला आइटम है वेजेस एंड सैलरीज, ₹7,000। क्या है अगला आइटम, वेजेस एंड सैलरीज। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी कंबाइंड आइटम आएगा वेजेस एंड सैलरी, देखोगे तो दोनों मिला के 7,000 है, वेजेस के अलग, सैलरीज के अलग अमाउंट नहीं दी है। वेजेस एंड सैलरी इज 7,000। तो जब आप पोस्टिंग करोगे तो गो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आइटम विच इज वेजेस, एंड वेजेस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग में। तो वेजेस एंड सैलरीज को मैं उठा के ट्रेडिंग के डेबिट में लिख रहा हूं, टू वेजेस एंड सैलरीज 7,000 आउटर कॉलम। तो वेजेस एंड सैलरीज में मैं वेटेज दे रहा हूं वेजेस को, कि वेजेस को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग में। तो मैंने ट्रेडिंग में लिख लिया, तो वेजेस एंड सैलरीज हो गया। वेजेस एंड सैलरीज के बाद अगला आइटम है सैलरीज
फॉर 10 मंथ्स ₹5,000। तो टेक अ पॉज, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमें कवर करना है जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट। नो व्हाट डू मीन बाय इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट? तो उन्होंने कहा है सैलरी 5,000, ठीक है भाई सैलरी 5,000 है, लेकिन ब्रैकेट में उन्होंने कहा है कि जो सैलरी आपने 5,000 पे की है इज फॉर 10 मंथ्स ओनली। मतलब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं या जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो फाइनल अकाउंट्स हम एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हैं एंड जिसमें हम पूरे साल का हिसाब करते हैं। तो एक साल, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? तो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, यस और नो। तो अगर मुझे सैलरी पे करनी है तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को 12 महीने की सैलरी पे करूंगा। मतलब जब मैं एक साल का खर्चा लिखूंगा तो सैलरी मुझे लिखते वक्त 12 महीने की लिखनी पड़ेगी। बट उन्होंने आपको क्वेश्चन में कहा कि जो 5,000 सैलरी है ये 10 महीने की है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आपने 10 महीने की सैलरी दे दी, 2 महीने की सैलरी अभी तक आपने अपने वर्कर्स को नहीं दिया है या अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया है। तो 2 महीने की सैलरी इज आउटस्टैंडिंग। ऐसा यहां पर हमें इनडायरेक्ट एडजस्टमेट पता चली। दिस इज इनडायरेक्ट। उन्होंने कहीं पर ऐसा कहा नहीं है कि 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। नीचे हमने 1 से 5 सारे एडजस्टमेंट पढ़े, कहीं पर उन्होंने नहीं कहा था कि उन्होंने सैलरी आउटस्टैंडिंग है करके। गेटिंग इट? तो यहां पर हमें पता चला कि अरे सैलरी तो 10 महीने की पे की है बट हम अकाउंटिंग पूरे 1 साल का कर रहे हैं, यानी कि सैलरी हैज टू बी फॉर 12 मंथ्स। बट यहां पर उन्होंने केवल 10 महीने की सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो 2 महीने की सैलरी कहां गई? तो 2 महीने की सैलरी अभी तक उन्होंने पे नहीं की है, मतलब 2 महीने की सैलरी इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट। वो नहीं कहेंगे, आपको खुद से समझना पड़ेगा। तो जब हम सैलरी सॉल्व करेंगे या जब हम सैलरी को अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे तो जो उन्होंने 10 महीने का कहा है वो तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, एंड साथ ही साथ जो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है उसे भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। गेटिंग इट? तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, सैलरी हमारा खर्चा है। सैलरी हम कहां लिखते हैं? सैलरी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो मैं पहले सैलरी को उठा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूं 2 सैलरीज, इनर कॉलम में 5,000, एक लाइन छोड़ रहा हूं फॉर द इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट। एंड ये जो इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट है उसे अभी तुरंत सॉल्व करना है, क्योंकि बाद में जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करने वाले उसमें सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस के आइटम पोस्ट करते करते हमें पता चला कि सैलरी 10 महीने की पे की है, 2 महीने की सैलरी पेंडिंग है। तो 2 महीने की सैलरी कितनी होती है उतना कैलकुलेट करके हमें इसमें ऐड करना है। तो उसके लिए वेरी सिंपल लॉजिक इज कि जो गिवन सैलरी है वो 10 महीने की है, इसका मतलब 2 महीने की सैलरी इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से आपने 10 महीने की सैलरी पे की, यानी कि 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो क्वेश्चन इज कि अगर 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो इन रुपयों में कितने रुपए आउटस्टैंडिंग है? 2 महीने की सैलरी यानी कि कितना, दैट वी हैव टू फाइंड, क्योंकि हमें 2 महीने की सैलरी रुपयों में चाहिए, क्योंकि हम अकाउंटिंग रुपयों में कर रहे हैं। कि जैसे कि 10 महीने की सैलरी 5,000 है तो 2 महीने की सैलरी कितना, तो उसका कैलकुलेशन इज ऑल्सो सेम वे कि 10 महीने की सैलरी अगर 5,000 है तो 2 महीने की सैलरी कितना, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। गेटिंग इट? कि उन्होंने आपको ट्रायल बैलेंस में कहा है कि 10 महीने की सैलरी हमने 5,000 दी है, 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये हमें खुद से पता चला। एंड अब हम कैलकुलेट करेंगे कि 2 महीने की सैलरी यानी कि कितना। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक यूज करूंगा कि 10 मंथ्स इज इक्वल टू 5,000, तो 2 मंथ्स इज इक्वल टू हाउ मच, तो मेरा कैलकुलेशन बनेगा 5,000 इंटू 2 बाय 10, दैट इज 1,000 रुपीज। कि 5,000 को 10 से डिवाइड करो आपको 1 महीने की सैलरी मिलेगी, मल्टीप्लाइड बाय 2 करो आपको 2 महीने की सैलरी मिलेगी। 5,000 10 महीने की सैलरी है तो 5,000 को 10 महीने से डिवाइड करो, 1 महीने की सैलरी मिलेगी, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करो आपको 2 महीने की सैलरी मिलेगी, विच इज 1,000 रुपीज। सो 2 मंथ सैलरी इज 1,000। तो जो 5,000 सैलरी ऑलरेडी हमने पे की है इसमें मैं 1,000 और ऐड करूंगा जो हमें देना बाकी है। तो मैं नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 1,000। सो मैं टोटल सैलरी फॉर 12 मंथ्स आउटर कॉलम में आ गए 6,000 कि मुझे 6,000 सैलरी देनी है, उसमें से 5 दिए हैं, 1,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। एंड जो 1,000 आउटस्टैंडिंग है ये उन्होंने नहीं कहा, ये हमने एज अ इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट सॉल्व किया। एंड बिंग एडजस्टमेंट चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, एडजस्टमेंट को हमें डबल इफेक्ट देना है। तो ये जो 1,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग है मुझे इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है यानी कि सैलरी देना बाकी है, हमने 10 महीने का दिया है, 2 महीने का नहीं दिया है, तो देना बाकी बिकेम माय लायबिलिटी। जो 1,000 सैलरी हमने एज आउटस्टैंडिंग ऐड किया
किया उसका सेकंड इफेक्ट मैं लायबिलिटीज में दूंगा, तो मैं लायबिलिटीज में आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। ये इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट है। ट्रायल बैलेंस के आइटम पोस्ट करते करते हमें पता चला कि अरे सैलरी 10 महीने का है, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो मैंने कैलकुलेट किया एंड उसका मैंने डबल इफेक्ट दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी का डबल इफेक्ट दिया, 5000 का डबल इफेक्ट नहीं देना है। 5000 इज अ ट्रायल बैलेंस आइटम, तो ट्रायल बैलेंस आइटम का एक इफेक्ट हुआ, 5000 मैंने एक ही बार रिकॉर्ड किया, बट जो 1000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, 1000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, उस 1000 रुपीज को मैंने 2 बार रिकॉर्ड किया। इज दिस क्लियर? इसे चाहिए तो फिर से एक बार रिवाइंड करके रिपीट करो, राइट? तो सैलरी हो गया, तो ट्रायल बैलेंस का सैलरी आइटम था। उसके बाद अगला आइटम इज एडवर्टाइजमेंट। तो वेरी सिंपल, एडवर्टाइजमेंट इज माय एक्सपेंडिचर, खर्चा है, तो मैं एडवर्टाइजमेंट को उठा रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख रहा हूं टू एडवर्टाइजमेंट 9000। क्यों P&L डेबिट? बिकॉज एडवर्टाइजमेंट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट परचेस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा। ईच एंड एवरी सम में एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। तो इन्वेस्टमेंट यानी कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे, तो उन पैसे को हमने डिबेंचर दैट इज सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, कि हमने डिबेंचर्स खरीदे। तो इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट मतलब मैं एसेट क्रिएट कर रहा हूं, मैं अपनी प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा हूं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आपने शेयर्स खरीदा, म्यूचुअल फंड खरीदा, गोल्ड खरीदा, तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डूइंग एन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? आपकी एसेट क्रिएट होती है, प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। यस और नो? कि इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट प्रॉपर्टी। अगर मुझे पैसे चाहिए तो इन डिबेंचर्स को, इन्वेस्टमेंट्स को बेच के मैं अपने पैसे रिकवर कर सकता हूं, तो इट इज माई प्रॉपर्टी। तो इन्वेस्टमेंट इज माई एसेट, तो इन्वेस्टमेंट को उठा के मैं एसेट्स में लिखूंगा एज इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स 8500। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? एसेट। तो इन्वेस्टमेंट मैंने उठा के एसेट्स में लिख लिया। इन्वेस्टमेंट के बाद लास्ट आइटम इन द ट्रायल बैलेंस इज लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस, तो लोन एंड एडवांस का मतलब क्या है? कि आपने कहीं से, किसी से कर्जा लिया है या किसी से आपने एडवांस लिया है। तो आपने कर्जा लिया है, तो लोन इज अ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। कर्जा लिया है, एडवांस लिया है, तो आपको पैसे वापस करने या फिर काम करके उनको देना है। तो इन एनी केस लोन इज आर लायबिलिटी। देखो क्रेडिट में दिया है, लोन की वैल्यू कहां दी है? क्रेडिट में। तो क्रेडिट का आइटम इज आइदर इनकम और लायबिलिटी। तो ये क्रेडिट का आइटम है, ये इनकम तो नहीं है क्योंकि लोन के पैसे हमें वापस देने पड़ते हैं, इट इज माई लायबिलिटी। तो लोन एंड एडवांस को उठा के मैं लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लोन्स एंड एडवांसेस 13,750। यस और नो? तो ये मेरा लास्ट आइटम था ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। अब हमारा अगला पार्ट क्या है या अगला स्टेप क्या कहता है? ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पोस्ट कर लिए, अब क्या? अब एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करो। तो मैं फिर से 1 to 5 जितनी एडजस्टमेंट है उन्हें सॉल्व करूंगा, उनका डबल इफेक्ट दूंगा, स्टार्टिंग विथ माय फर्स्ट एडजस्टमेंट जिसमें उन्होंने कहा है क्लोजिंग स्टॉक ₹17,250। वेरी सिंपल, क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट। तो जहां पर ऑलरेडी हमने लिखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक, उसके सामने 17,250 एंड एज यूजुअल क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट जाएगा इन द एसेट्स। तो मैं एसेट्स में लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक 17,250। जैसे हमने इससे पहले तीनों इलस्ट्रेशंस में किया था वैसे ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स एज यूजुअल, यही डबल इफेक्ट उसका आएगा। इसके अलावा और क्लोजिंग स्टॉक कहीं नहीं जाएगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट हुआ, यानी कि एडजस्टमेंट 1 का डबल इफेक्ट हुआ। अब एडजस्टमेंट 2 में उन्होंने क्या कहा है? रेंट ऑफ ₹4,000 हैज बीन प्रीपेड। तो प्रीपेड का मतलब है कि आने वाले साल के पैसे आपने अभी पे कर दिए। किस चीज के पैसे? रेंट के पैसे। तो ऑलरेडी हमने रेंट रिकॉर्ड किया है क्या क्वेश्चन में? आंसर इज यस, हमने रेंट रिकॉर्ड किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में, टू रेंट एंड टैक्सेस 6,000। तो आउट ऑफ 6,000 वो कह रहे 4,000 इज प्रीपेड, यानी कि नेक्स्ट ईयर का है। तो नेक्स्ट ईयर का खर्चा मैं इस साल के खर्चे से क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा। या सिंपली मैंने आपको कहा है कि प्रीपेड मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं प्रीपेड रेंट को रेंट से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं माइनस प्रीपेड 4,000। तो अब मेरा नेट रेंट इस साल का बाहर बचा 2,000। तो ये मेरा पहला इफेक्ट है कि प्रीपेड हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। एंड प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट हमेशा जाएगा एसेट्स में। प्रीपेड का मतलब एडवांस गिवन, कि हमने एडवांस दिया है, हमने अगले साल के पैसे अभी पे कर दिए, तो इट बिकेम माय प्रॉपर्टी, इट बिकेम माय एसेट। जैसे देना बाकी यानी कि लायबिलिटी, की मुझे देना बाकी है, ये सॉरी नो, देना बाकी अभी तक पे ही नहीं किया तो कर्जा है, बट ये मैंने एडवांस में पे किया तो उसका उल्टा है ना, लायबिलिटी का उल्टा इज प्रीपेड। सो प्रीपेड इज माय एसेट। तो प्रीपेड रेंट को उठा के मैं एसेट्स में पोस्ट करूंगा, एसेट्स में लिख रहा हूं प्रीपेड रेंट ₹4,000, कि मेरा प्रीपेड रेंट इज 4,000। तो ये प्रीपेड रेंट का डबल इफेक्ट हुआ, रेंट से सब्ट्रैक्ट किया एंड एसेट्स में रिकॉर्ड किया। तो ये एडजस्टमेंट 2 का डबल इफेक्ट हुआ। फिर एडजस्टमेंट 3 क्या कह रहे हैं? एडजस्टमेंट 3 प्रोवाइड 2% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स एंड इट वाज रियलाइज्ड दैट अ डेटर ऑफ
1000 प्रूव टू बी बैड एंड हैज टू बी रिटन ऑफ। तो बेसिकली यहां पर दो एडजस्टमेंट है। फिर से कौन सी दो एडजस्टमेंट है? एक कि उन्होंने कहा है कि 2% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स क्रिएट करो, नथिंग बट सिंपली हम इसे कहते हैं प्यार से आरडीडी, कि 2% आरडीडी क्रिएट करो। बट उसके साथ साथ उन्होंने नीचे कहा है कि 1000 रुपए डूब गए तो उसके लिए राइट ऑफ करो, जो डूब गए उसे राइट ऑफ करो, यानी कि बुक से हटा दो, कि बैड डेब्ट्स हो गए, 1000 रुपए डेटर्स से जो आने थे वो अब इररिकवरेबल है तो उसे निकाल दो। तो ये दो एडजस्टमेंट क्या है? पहली एडजस्टमेंट इज 2% आरडीडी एंड दूसरी एडजस्टमेंट इज 1000 एज बैड डेब्ट्स। तो इन दोनों का इफेक्ट हम क्या करते हैं? इन दोनों का इफेक्ट हम हमेशा डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करते हैं। बैड डेब्ट्स मतलब डेटर्स कम हो गए, आरडीडी मतलब भी डेटर्स कम हो गए। गेटिंग इट? तो बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी में से पहले हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट बैड डेब्ट्स फर्स्ट। देर तक उन्होंने पहले आपको 2% आरडीडी बोला है एंड फिर 1000 बैड डेब्ट्स बोला है, बट जब आप सॉल्व करोगे तो ऑलवेज डेटर्स से पहले बैड डेब्ट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं। बैड डेब्ट्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर आरडीडी क्रिएट करनी है। इज दिस क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले जो एडजस्टमेंट में 1000 रुपए बैड डेब्ट्स से उसको उठा रहा हूं, डेटर्स के नीचे लिख रहा हूं माइनस बैड डेब्ट्स 1000। तो अब 1000 बैड डेब्ट्स के बाद मेरे डेटर्स बचते हैं 19250, कि 20250 मुझे डेटर्स से आने थे जिसमें से 1000 डूब गए, तो अब डेटर्स से केवल 19250 ही आने हैं। लेकिन इस 19250 में से भी 2% क्या हो सकता है? बैड डेब्ट्स और हो सकता है, तो उसके लिए हमें रिजर्व क्रिएट करना है। तो जो बचे हुए डेटर्स है 19250, उस पर मुझे 2% रिजर्व क्रिएट करना है। तो 19250 का 2% कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल रहा है 385, कि और भी डेटर्स में से 385 रुपीज डूब सकता है, तो वो भी डेटर्स से क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। तो 385 को मैं उठा रहा हूं, डेटर्स से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते वक्त मैं कहूंगा माइनस आरडीडी, तो मैं लिख रहा हूं माइनस आरडीडी 385। अब मेरे फाइनल डेटर्स बाहर बचे 18865। So this is how I'll record bad debts and RDD each and every time। जब भी आपको एडजस्टमेंट में bad debts and RDD आएगा, पहले bad debt सब्ट्रैक्ट करो, जो नीचे वैल्यू बचेगी उसमें से RDD सब्ट्रैक्ट करो एंड फिर टोटल बाहर निकालो। तो मैंने bad debts रिकॉर्ड किया, मैंने RDD रिकॉर्ड की। अब हम क्या करते हैं? अगले पार्ट पर चलते, दैट इज मुझे इन दोनों एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट देना है। ये तो एक ही इफेक्ट हुआ कि मैंने बैड डेब्ट सब्ट्रैक्ट किए, एक इफेक्ट हुआ, आरडीडी सब्ट्रैक्ट किया, आरडीडी का एक इफेक्ट हुआ, तो बैड डेब्ट्स का भी सेकंड इफेक्ट बाकी है, आरडीडी का भी सेकंड इफेक्ट बाकी है। बट इनका सेकंड इफेक्ट देने से पहले आई नीड टू कंसीडर द हैशटैग आइटम जो हमने ट्रायल बैलेंस में पेंडिंग छोड़े थे, दैट इज बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। तो इन्हें सॉल्व करने से पहले मैं फिर से इनका नाम या इन्हें किस नाम से पुकारना है मैं फिर से आपको रिवीजन दे रहा हूं, कि जो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में है उसे कहा जाएगा ओल्ड आरडीडी, जो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में उसे क्या कहा जाएगा? ओल्ड आरडीडी। जो बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में उसे कहा जाएगा ओल्ड बैड डेब्ट्स। जो बैड डेब्ट्स अभी आपने सॉल्व किए एडजस्टमेंट के हिसाब से जो बैलेंस शीट में उसे कहा जाएगा एज न्यू बैड डेब्ट्स, एंड जो आरडीडी आपने अभी एडजस्टमेंट के हिसाब से सॉल्व किए उसे कहा जाएगा एज न्यू आरडीडी। इज दिस क्लियर? तो ये चार आइटम्स है हमारे पास अभी, कि न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी जो अभी हमने सॉल्व किया, नए हैं अभी हमने सॉल्व किए, इनका सेकंड इफेक्ट बाकी है। एंड ये ट्रायल बैलेंस में तो ये पुराने हैं, कि पुराना आरडीडी 1500 एंड पुराना बैड डेब्ट्स 400 रुपया, राइट। तो अब हमारे पास चार आइटम है, इन चारों आइटम्स को हमें रिकॉर्ड करना है। तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में भी कहा था कि अगर रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, ओल्ड बैड डेब्ट्स दैट इज ओल्ड आरडीडी अगर बड़ा है तो हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड, अगर वो छोटा है तो हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड। बट कहां क्रेडिट या कहां डेबिट? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसे समझने के लिए मैं फिर से अभी क्या कह रहा हूं वो ध्यान से समझो, कि ये दोनों एडजस्टमेंट्स के हिसाब से हमने सॉल्व किया, न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी, ये तो क्लियर है। इसके साथ साथ ट्रायल बैलेंस में पेंडिंग बैड डेब्ट्स है, पेंडिंग आरडीडी है, जिसे हम ओल्ड आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेब्ट्स कह रहे हैं। अब जब मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा तो मैं दो हिस्सों में इसे अभी समझने के लिए डिवाइड कर रहा हूं, कि एक तरफ मैं जोड़ी बना रहा हूं न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेब्ट्स की। ध्यान से सुनो, मैं एक तरफ जोड़ी बना रहा हूं न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेब्ट्स, इन तीनों की जोड़ी को मैं एक तरफ रख रहा हूं एंड ओल्ड आरडीडी को मैं एक तरफ रख रहा हूं। अब मुझे इनका टोटल लेके ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ा क्या है।
तो आप भी पेंसिल से क्या करो, रफली कैलकुलेट करो कि आपके न्यू बैड डेप्स इज 1000 प्लस न्यू आरडीडी इज 385, तो ये बन गया 1385 प्लस आपका ओल्ड बैड डेप्स इज 400, तो आपका टोटल आ रहा है 1785। तो द जोड़ी ऑफ न्यू बैड डेप्स, न्यू आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेप्स, इन तीनों की अगर आप जोड़ी का टोटल लेते हो, इन तीनों का टोटल लेते हो, अमाउंट्स का टोटल लेते हो, तो वो आ रहा है 1785। यस सर नो, कि एक तरफ 1785 है एंड दूसरी तरफ ओल्ड आरडीडी इज 1500 और दूसरी तरफ ओल्ड आरडीडी इज 1500। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है, 1785 बड़ा है या 1500 रुपीज बड़ा है? तो आंसर इज 1785 बड़ा है। दैट इज द बैड डेप्स, न्यू बैड डेप्स, ओल्ड बैड डेप्स एंड आरडीडी, दैट इज न्यू आरडीडी की जोड़ी इज हैवी एंड ओल्ड आरडीडी छोटा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। तो वी नीड टू रिकॉर्ड इट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर ओल्ड आरडीडी इन तीनों के अमाउंट से बड़ा होता, ओल्ड आरडीडी अगर इन तीनों के अमाउंट से बड़ा होता तो हम कल जैसे उसे रिकॉर्ड करते P&L के क्रेडिट में, बट यहां पर ओल्ड आरडीडी कम है, छोटा है और बाकी के 3 आइटम्स की टोटल ज्यादा है, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ रहा हूं। पहले मैं लिख रहा हूं टू बैड डेप्स ओल्ड 400 की जो ट्रायल बैलेंस वाले 400 रुपए की बैड डेप्स मैंने पहले उसे रिकॉर्ड किया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो 2 नए आइटम्स है वो ऐड करूंगा, राइट, कि जो 2 नए आइटम्स ये ऐड करूंगा क्योंकि इन तीनों की जोड़ी है, इन तीनों को हमें एक साथ लिखना है। तो मैंने पहले बैड डेप्स ओल्ड लिखे 400, अब मैं उसमें ऐड कर रहा हूं प्लस आरडीडी न्यू 385 एंड फिर उसके नीचे मैं ऐड कर रहा हूं प्लस बैड डेप्स न्यू 1000। ये तीनों की मैंने जोड़ी बनाई, ये तीनों बड़े हैं वैल्यू में, तो इन तीनों का टोटल मैं नीचे लिख रहा हूं 1785 एंड अब इस 1785 में से मैं ओल्ड आरडीडी को सबट्रैक्ट करूंगा, तो मैं लिख रहा हूं माइनस ओल्ड आरडीडी 1500। तो अब माय फाइनल अमाउंट ऑफ बैड डेप्स विल रिमेन एज 285, कि जो मेरा फाइनल लॉस इस साल का है वो है 285। बट यही अगर ओल्ड आरडीडी बड़ी होती इन तीनों से तो मैं रिकॉर्ड करता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, मैं लिखता बाय ओल्ड आरडीडी एंड इस ओल्ड आरडीडी से ये तीनों आइटम में सबट्रैक्ट करके टोटल बाहर लेता। बिंग ओल्ड आरडीडी ज्यादा है, नए आइटम्स एंड पुराने बैड डेप्स कम है, तो सबट्रैक्ट करके वैल्यू क्रेडिट साइड में आती। बट यहां पर ओल्ड आरडीडी छोटा है, इसलिए पहले इन तीनों को मैंने डेबिट में रिकॉर्ड किया। बिंग ये तीनों मेरे नुकसान है कि बैड डेप्स यानी कि नुकसान है, न्यू आरडीडी यानी कि नुकसान है एंड जो पुराने बैड डेप्स है वो भी नुकसान है। तो इन नुकसान को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा, माइनस जो मेरे पास पिछले साल की दैट इज ओल्ड आरडीडी बची थी वो सबट्रैक्ट की, तो मेरा नेट वैल्यू ऑफ बैड डेप्स एंड आरडीडी इज 285। इज दिस क्लियर? तो जब भी बैड डेप्स एंड आरडीडी की एडजस्टमेंट आएगी एंड ट्रायल बैलेंस में भी अगर हैशटैग बैड डेप्स एंड आरडीडी है, तो आपको एक तरफ पुरानी आरडीडी को रखना है एंड दूसरी तरफ बाकी के 3 आइटम रखना है एंड देन चेक करना है। अगर पुरानी आरडीडी ओल्ड आरडीडी इज हैवी तो रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड, इफ पुरानी आरडीडी इज ऑन द लोअर साइड तो रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड। जैसे कि अभी मैंने रिकॉर्ड किया कि जो तीनों आइटम्स है दैट इज ओल्ड बैड डेप्स, न्यू आरडीडी ऐड करो एंड उसमें से ओल्ड आरडीडी सबट्रैक्ट करो। इज दिस क्लियर? चाहिए तो इसे फिर से रिपीट करो, रिवाइंड करो एंड रिवाइज करो। तो ये हमारा आरडीडी का एडजस्टमेंट हुआ, इसका हमने डबल इफेक्ट दे दिया कि मैंने पहले बैड डेप्ट सबट्रैक्ट किया, आरडीडी सबट्रैक्ट किया एंड फिर मैंने हैशटैग आइटम के साथ उसका सेकंड इफेक्ट दिया। सो वी आर डन विद एडजस्टमेंट नंबर 3। अब एडजस्टमेंट 4 में उन्होंने क्या कहा है, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 7.5% ऑन मशीनरी एंड 15% ऑन फर्नीचर। तो सिंपली आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर एंड मशीनरी पर, तो एक एक करके दोनों पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते शुरुआत करते हुए। तो मशीनरी पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 7.5, तो मेरे पास मशीनरी है 12,000 रुपीज की, तो सिंपली कैलकुलेट करो 12,000 पर 7.5% इज 900 रुपीज। तो मुझे मशीनरी को 900 रुपए से डेप्रिसिएट करना है, तो 900 रुपया मैं उठा रहा हूं, मशीनरी से सबट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस डेप्रिसिएशन 900, तो टोटल मशीनरी आफ्टर डेप्रिसिएशन बाहर बची 11,100। सिंपल कि मैंने मशीनरी को 7.5 से डेप्रिसिएट किया। उसी प्रकार से एडजस्टमेंट में कहा है कि फर्नीचर को 15% से डेप्रिसिएट करो, तो मेरे पास फर्नीचर है 6,000, तो 6,000 का 15% मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 6,000 इंटू 15% इज 900 अगेन। तो मुझे फर्नीचर पर भी 900 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो मैं फर्नीचर के नीचे लिख रहा हूं माइनस डेप्रिसिएशन 15% 900, तो माय नेट फर्नीचर आफ्टर डेप्रिसिएशन बाहर बचा 5,100 कि अभी भी डेप्रिसिएशन के बाद मेरे पास
पास 5100 का फर्नीचर बचा। तो मैंने मशीनरी को डेप्रिसिएट किया, फर्नीचर को डेप्रिसिएट किया। अब इन दोनों डेप्रिसिएशन का मुझे सेकंड इफेक्ट देना है, तो एज यूजुअल डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो मैं आ रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, मैं लिख रहा हूं टू डेप्रिसिएशन, उसे अंडरलाइन कर रहा हूं, उसके नीचे मैं लिख रहा हूं फर्नीचर ₹900, उसके नीचे मैं लिख रहा हूं मशीनरी ₹900। दोनों डेप्रिसिएशन मिला के टोटल आ रही है 1800 कि इस साल मेरा टोटल डेप्रिसिएशन इज 1800। 900 रुपया फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, 900 रुपया मशीनरी का डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट हुआ कि पहले मैंने एसेट से सब्ट्रैक्ट किया एंड बिंग माय लॉस मैंने सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिया। ईच एंड एवरी सम में आपको इसी प्रकार से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो एडजस्टमेंट 4 के हिसाब से डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन के बाद लास्ट एडजस्टमेंट उन्होंने कहा है क्रिएट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट 3%, कि क्रेडिटर्स पर 3% डिस्काउंट प्रोवाइड करो। अब मेरे क्रेडिटर्स है कहाँ? तो मेरे क्रेडिटर्स इज ऑन द लायबिलिटी साइड 18,500, कि मेरे ऊपर 18,500 का कर्जा है इन फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर्स को मुझे 18,500 पे करने हैं। लेकिन इन क्रेडिटर्स को जब मैं पे करूंगा तो मेरे बैक ऑफ द माइंड है कि मुझे उन पर 3% का डिस्काउंट तो आराम से मिल जाएगा। तो क्रेडिटर्स से 3% डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो? 3% डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करो कि जब मैं क्रेडिटर्स को पे करूंगा तो मैं उनसे 3% डिस्काउंट ले लूंगा। ऑन दैट प्रोविजन या ऑन दैट कंडीशन क्रेडिटर्स से क्या करो? 3% डिस्काउंट के लिए अभी से ही कट करके रखो। तो मेरे क्रेडिटर्स से 18,500, उस पर मुझे 3% डिस्काउंट क्रिएट करना है। तो 18,500 का 3% कैलकुलेट करोगे तो इट इज नथिंग बट 555, कि जो क्रेडिटर्स है उसमें से 555 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। तो 555 को मैं क्रेडिटर्स से क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो क्रेडिटर्स के नीचे लिख रहा हूं माइनस रिजर्व फॉर डिस्काउंट 555। तो 18,500 मेरे क्रेडिटर्स थे, उसमें से 555 मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरा टोटल क्रेडिटर्स अब बाहर बच रहा है 7,945, कि क्रेडिटर्स कम हुआ, अब बचे कितने? 17,945। So this is how my first effect will appear for discount on creditors. But ये एडजस्टमेंट है, इसका मुझे सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। अब बस सिंपल लॉजिक यही है कि क्रेडिटर्स इज माय लायबिलिटी। क्रेडिटर्स मतलब मुझे उनको पैसे देने थे। कितने देने थे? 18,500, बट उनसे मुझे 555 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो 555 रुपए मुझे कम पे करने हैं। तो 555 रुपया मेरे लिए बन गया फायदा, प्रॉफिट, की मुझे देना था अब वो कम हो गया। मुझे किसी को पैसे देने थे, वो बोल रहा है डिस्काउंट के बाद पैसा देना, तो मुझे अब पैसा कम पे करना पड़ रहा है। यस और नो? मुझे किसी को देने थे 10,000, अब वो बोल रहा है 9,500 दे दो, तो मेरा फायदा होगा ना। आई एम पेइंग लेस। अगर मैं किसी को पैसा कम पे करूंगा तो मेरे लिए फायदा है। तो क्रेडिटर्स को मुझे पैसा देना था, अब उसमें से 555 रुपए मुझे कम पे करना है। तो 555 रुपीज इज माई गेन प्रॉफिट। तो गेन प्रॉफिट को हम हमेशा कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। यस और नो? तो मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपल मेरे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को उठा रहा हूँ एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 555, कि मैं जब क्रेडिटर्स को पे करूंगा तो 555 रुपया कम पे करूंगा, तो दैट इज माय गेन, फायदा। तो फायदा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखा। क्रेडिटर्स इज माय लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हुआ, फायदा है। तो फायदा रिकॉर्ड कहाँ करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, कि सेल्स के अलावा कोई भी आपका फायदा इनकम होगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। नुकसान है तो डेबिट, फायदा है तो क्रेडिट। नुकसान है तो P&L डेबिट, फायदा है तो P&L क्रेडिट। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर हमारा एडजस्टमेंट 5 भी कंप्लीट हुआ। तो एंड एडजस्टमेंट 5 का डबल इफेक्ट हो गया। इसी के साथ साथ वी आर डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स। अब हमारा अगला पार्ट क्या है कि अब हमें एक एक करके अकाउंट्स को क्लोज करना है, स्टार्टिंग विथ ट्रेडिंग अकाउंट। कि ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, फाइंड आउट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है, फिर उसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, फिर उसे हम एडजस्ट करेंगे इन द कैपिटल, कैपिटल की टोटल बाहर लेंगे एंड बैलेंस शीट टैली करेंगे। दिस यू हैव टू डू एज अ होमवर्क। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करो, P&L अकाउंट को क्लोज करो एंड बैलेंस शीट को टैली करो, डू इट एज अ होमवर्क। कल आने के बाद हम इमीडिएटली इसका आंसर डिस्कस करते हैं कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट सही है या नहीं, या ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस एंड बैलेंस शीट आपका सही टैली हुआ या नहीं, वो चेक करते हैं। ये सिंपल सा काम है, बैलेंसिंग इज वेरी इजी। ये तो लास्ट लेक्चर्स के सहारे लो कि हमने कैसे अकाउंट्स को क्लोज किए थे, राइट? सो डू इट एज अ होमवर्क। प्लस हम क्या करेंगे, कल अगला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, तो उसे पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो, राइट? चलो तो मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू।